नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने जो एनसीईआरटी बुक्स प्रारंभ की थी, आज हम क्लास 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल की जो बुक है संसाधन एवं विकास, उसके चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। विश्व की 90%, कितनी प्रतिशत? 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। यानी जो विश्व की टोटल 90% जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भाग पर रहती है? मात्र 30% भाग पर। शेष 70% भूमि या तो विरल है या क्या है, निर्जन है। क्योंकि कई जगह क्या आ गया, पहाड़ आ गए, अब पहाड़ आ गए और मरुस्थल आ गया, तो वहां क्या है, वहां जनसंख्या क्या है, विरल है। विरल का मतलब यानी बहुत कम है, या निर्जन यानी बिल्कुल भी नहीं है। भूमि, अब सबसे पहले भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग ही भूमि है। अब जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो उसमें 30% भाग ही क्या है, भूमि का है। कितने प्रतिशत है? 30 भाग, 30%। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास के योग्य नहीं है। यानी ये टोटल कितनी है, 30% है। लेकिन ये भी क्या है, क्या पूरी ये आवास के योग्य नहीं है। अब लद्दाख है, भारत का एकदम ठंडा एरिया है, तो वहां क्या है, एकदम विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब राजस्थान का क्या है, मरुस्थल है, तो वहां भी क्या है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। और कई स्थान ऐसे हैं जहां जनसंख्या ही नहीं, बिल्कुल क्या है, निर्जन है। तो सभी स्थान क्या है, रहने के योग्य या आवास के लिए योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण समान है, वितरण असमान है। यानी मुख्य रूप से भूमि और जलवायु के कारण क्या है, जनसंख्या का वितरण असमान है। मैदानी इलाके हैं तो वहां क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। बिहार हो गया, यूपी का जो क्षेत्र है तो वहां क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। अब राजस्थान के अंदर जैसे जैसलमेर हो गई, बीकानेर हो गई, इधर का जो एरिया है वहां क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है। अब लद्दाख का एरिया है तो वहां भी क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है। क्यों है? क्योंकि भूमि और जलवायु के कारण। अब लद्दाख में माइनस तापमान डेली रहता है, तो माइनस तापमान में तो बर्फ जम जाती है, तो डेली वहां इतने में फिर कौन रहेगा। ऐसे ही राजस्थान में इतनी गर्मी जब पड़ती है तो क्या है, ये दो कारक है। क्या क्या? भूमि और जलवायु। इसके कारण क्या है, जनसंख्या का वितरण असमान है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। अब कहीं पहाड़ है, कहीं घाटी है, तो वहां लोग थोड़े ना रहेंगे। पर्वतों के ढाल, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र विरल या निर्जन होते हैं। अब जहां पेड़ ही पेड़ है और वहां कई ऐसे है कि वहां सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुंचती धरती पर, तो वहां मनुष्य कैसे रह सकता है, तो क्या है, वो विरल या निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटी में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए स्थान विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र। प्रश्न आता है कि विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र कौन से हैं? तो उर्वर मैदान यानी जो उपजाऊ मैदान है, जैसे गंगा यमुना का मैदान आ गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान आ गया, और नदी घाटियां। तो अब जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, कहाँ हुआ है, नदियों के किनारे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां क्या है, उपजाऊ भूमि है और लोग वहां कृषि भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? मैदानों और नदी घाटियों के किनारे निवास करेगी। अब भूमि का उपयोग किस किस रूप में हम भूमि का उपयोग करते हैं? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। भूमि का भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ये क्या है? भौतिक कारक है। क्या क्या है? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। सबसे पहले हम कहीं रहेंगे, अगर कहीं हम मकान भी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहां पानी की सुविधा है या नहीं है। अब स्थलाकृति कैसे है? कभी हाँ वो सीधी समतल है, ये नहीं कि वहां अगर हम मकान बना रहे हैं तो रोड की सुविधा है कि नहीं है। तो ये सबसे पहले क्या इनको हमें देखते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी अब जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें उद्योगों की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी क्या है, भूमि उपयोग के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर किस में बांटा जा सकता है? निजी भूमि
और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों की स्वामित्व में रहती है, जैसे अपना घर है वो क्या है, हमारी निजी संपत्ति है, कोई दूसरा उसमें आके नहीं रह सकता। जबकि सामुदायिक भूमि भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, जैसे पार्क हो गई, चारागाह हो गए, तो वो उसमें सभी लोग जा सकते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित लोगों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संसाधन भी कहते हैं। यानी तो चारागाह हो गए, जो वहां लोग, जंगल है, अब जंगल में लोग बूटियां, जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, तो उनके ये क्या है, ये सामुदायिक भूमि है। तो इसको क्या कहते हैं, साझा संसाधन भी कहते हैं। जहां सभी लोग इसका उपयोग करते हैं वो क्या हो गया, साझा। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या है, सीमित है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या उसके लिए हमें आवास की आवश्यकता पड़ेगी। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो खेती के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन क्या है, जो कृषि के लिए भूमि क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि अब जैसे आपका शहरी मान के चलो, शहर के पास जो आसपास खेत हैं, तो अब उनमें क्या है, धीरे धीरे कॉलोनियां कटनी प्रारंभ हो गई है। तो क्या हो गया, कृषि के लिए भूमि क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए क्या है, हमें जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदापर्दन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए एक प्रमुख खतरा है। यानी कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियां, भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं ना, जैसे मृदापर्दन हो गया, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण, ये क्या है, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। बराबरी पर्वतमाला है तो उसके पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थल है, तो वह धीरे धीरे कहां प्रसार कर रहा है, पूर्वी भाग में ये प्रसार कर रहा है। तो ये उधर क्या है, जो पूर्वी राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं उनमें क्या है, मरुस्थल की समस्या धीरे धीरे खड़ी हो रही है। भूमि संसाधन का संरक्षण, हमें भूमि का संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर क्या हो रही है, विनाश हुआ है, जिससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। अब धीरे धीरे जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि उसके लिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए सुविधा भी मुहैया करानी पड़ेगी। जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें नए स्कूल, कॉलेज भी खोलने पड़ेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल भी बनाना पड़ेगा, पार्क भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे भूमि क्या हो रही है, कम हो रही है। अब भूमि के संरक्षण के और क्या उपाय कर सकते हैं हम, वन रोपण यानी वृक्ष लगाकर, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। यानी जो कीटनाशक, हम जैसे फसल है तो फसल के अंदर यूरिया और उनका छिड़काव करते हैं, तो उनको हम क्या करना है, उनको कम करना है। ये नहीं कि हम उसका अंधाधुंधीकरण उसका कर रहे हैं। अतिचारण, अब जो चारागाह है वहां क्या होते हैं, जो ये पशुपालक होते हैं, जो अपने गाय, भैंस, ये बैल का जो उनको हम रेवड़ बोलते हैं वो लेके जाते हैं, तो उस पर भी क्या होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। भूमि संरक्षण के ये क्या है, कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा अब मृदा, पहले क्या था, भूमि अब मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि के से निकटता से जुड़ा है, यानी ये हमारी भूमि है तो इसके बिल्कुल जो ऊपर वाली परत है वो किसकी परत है, मृदा की परत है। स्थल मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है, यानी ये जो परत है वो किसको निर्धारित करती है, स्थल मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह क्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। अब मृदा बनने की एक डायग्राम दे रखा है बुक में, उसके ये प्रक्रिया दिखाई है। इसमें इसको क्या कहा है, मृदा परिच्छेदिका। अब मिट्टी कहां से बननी प्रारंभ होती है, ये देखो छोटे छोटे इसमें ये पत्थर के टुकड़े बने हैं, ये क्या है, जनक चट्टानी। अब पहाड़ पर बारिश होगी तो बारिश आएगी तो क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, ये चट्टाने जब लगातार बारिश होती है तो क्या हो जाती है, ये बारिश से, हवा से इनमें क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। दरार आने के बाद ये धीरे धीरे ऐसे टूटने लग जाती है, तो इनमें ऐसे टूट के यहाँ क्या आ गई, ये क्या है, अपक्षयी चट्टानी पदार्थ आ गया। बाद में ये धीरे धीरे किस में बदल जाती है, बालू, गाद, कले के साथ उपमृदा। अब कले क्या होता है, जिसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं ना, वो क्या होती है, कले होती है। तो ये इसके रूप में आ गया। बाद में ये
यहाँ ये बालू मिट्टी गाद ये इकट्ठी हो गई और बाद में इसके ऊपर क्या हो गया, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ये सबसे मृदा की क्या है, ऊपरी परत है। अब अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना, ये क्या होता है, अपक्षय कहलाता है। अब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, अब मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देखना है। मृदा सबसे पहले जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करती है। यानी जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय ये किसके निर्माण को और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। यानी धीरे धीरे जब समय बढ़ता जाता है तो मिट्टी की क्या होती है, जो परत होती है वो क्या होती जाती है, मोटी हो जाती है। ये एक दिन में तो होगी नहीं, तो इसमें क्या लगेगा, काफी समय लगता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित कौन करता है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव इसको प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक सेल रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यानी जो जनक सेल होती है, जहां से ये चट्टानें टूटती है फिर धीरे 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 मिट्टी में परिवर्तित होती है, तो वो क्या होती है, जनक सेल होती है। जनक सेल क्या करती है, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज और मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, पहले जैसे भूमि के उपाय बताए थे कि किस तरह से हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं, वैसे ही क्या है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन की क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। एक तो मानवीय और प्राकृतिक, दोनों ही कारणों से मृदा का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक क्या है, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की प्रमुख अब विधियां कि मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले मल्च बनाना। मल्च क्या होते हैं, पौधों के बीच अनावृत भूमि, जैसे भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जैसे ये यहाँ इस लाइन में क्या लगा दिए, पौधे लगा दिए, इस लाइन में भी पौधे लगा दिए। अब जो ये बीच का पार्ट है उसको क्या करेंगे, उसको हमें किसी वस्तु, किसी जैसे किससे, ये क्या कह रहा है, परवाल से ढक देंगे। परवाल से इनको ढक दिया। अब यहाँ अगर इनको ढक दिया तो जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ सीधी नहीं आएगी, सीधी नहीं आएगी तो क्या है, इनकी आर्द्रता बनी रहेगी। तो इसलिए क्या होता है, मल्च बनाना। अब वेदिका फार्म। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीर्थ ढालों पर बनाए जाते हैं, यानी ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। वेदिका फार्म क्या होता है, चौड़े समतल ये जैसे ऐसे बनाए जाते हैं ताकि इनको क्या है कि सपाट सतह मिल जाए क्या कृषि करने के लिए। ये क्या है, वेदिका फार्म। अब समुच्चय रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब एक पहाड़ी है, उससे क्या हो रहा है, जल नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे पानी क्या है नीचे आ रहा है, तो नीचे यहाँ क्या कर देंगे, अवरोधकों का निर्माण कर देंगे। तो वहां क्या है, जल इकट्ठा हो जाएगा और ढाल से नीचे बहते जल को प्राकृतिक अवरोध का इसमें क्या किया जाता है, निर्माण करता है। अब ये पानी सीधा अगर नीचे आया तो क्या है, मृदा का क्या हो जाएगा, कटाव हो जाएगा और फसल जो है उसको क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। अब रक्षक मेखलाएं। अब रक्षक मेखलाएं कहाँ बनाई जाती हैं, तटीय प्रदेश, जैसे भारत के केरल और आंध्र, ये इधर केरल के इनके ये राज्य हैं, तो इनके जो तटीय जो तट है वहां क्या है, यहाँ अब यहाँ से क्या चलती है, जब लहरें उड़ती हैं तो क्या चलती है, स्पीड से हवाएं चलती है। इस गति को रोकने के लिए क्या करते हैं, यहाँ किनारों पे पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि मृदा का जो आवरण है उसको बचाया जा सके। यानी जब लहरें ऐसे आती है तो मिट्टी का कटाव करके कहाँ ले जाती है, समुद्र में ले जाती है। तो यहाँ क्या लगाते हैं, पेड़ों की कतारें लगाई जाती है।
तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इसको क्या कहा जाता है? रक्षक मेखलाएं कहा जाता है। अब चट्टान बांध, जब जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टान बनाए जाते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं तो मृदा क्षति को रोकते हैं। यानी जल के प्रवाह को कम करने के लिए क्या किया जाता है? चट्टानों पर बांध बना दिए जाते हैं और यह नालियों की रक्षा करते हैं तो मृदा को क्या करती है? क्षति को रोकते हैं, यानी नुकसान नहीं होने देते। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। यानी भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें क्या की जाती है? उगाई जाती है। अब जल, पहले क्या आ गया था? भूमि, उसके बाद मृदा और अब क्या है? जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय का मतलब क्या है? जैसे जल है तो आज अगर बारिश हो गई तो क्या हो गया? हमें नया जल मिल गया कि नहीं मिल गया? है तो जल का ही रूप, लेकिन वो क्या है? नवीकरणीय है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग, कितना भाग? 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए जल, इसे हमें जल ग्रह कहना उपयुक्त है। यानी कितना भाग जो पृथ्वी का जल से ढका हुआ है? 3/4। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जल ग्रह भी कह सकते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यानी अब प्रश्न आता है कि जीवन का प्रारंभ कहां से हुआ था? कहां से हुआ था? महासागरों से हुआ था। महासागरों का जल क्या है? लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी इसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये किसके लिए उपयोगी नहीं है? हम उसका उपयोग, मानव उसका उपयोग नहीं कर सकते। जो समुद्र का जल है वो क्या है? लवणीय जल है। और जब हम जिस जल का उपयोग करते हैं वो क्या है? अलवण जल है। कौन सा जल है? अलवण जल है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। अलवण जल कितना है? 2.7%। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में कहाँ है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी 2.7% ही पानी है जिसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन जो इसमें भी क्या है? 2.7 का जो 70% है वो कहाँ है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में, जो अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच से क्या है? बाहर है। अब धीरे धीरे क्या हो रही है? गर्मी जब बढ़ रही है तो ये जो पर्वतीय प्रदेश है, अंटार्कटिका है, यहाँ क्या है? बर्फ पिघल रही है धीरे धीरे, जो लाखों वर्षों से जमी हुई है। तो अब अचानक अब धीरे धीरे अब गर्मी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का खतरा पैदा हो गया है। तो इससे क्या है? धीरे धीरे पानी आ रहा है। तो अब जो नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं उनके क्या है कि डूबने का, आने वाले सालों में क्या है? डूबने का उनका खतरा पैदा हो जाएगा। अब केवल 1%, कितना? 1% अलवण जल उपलब्ध है। यानी हम जिसका उपयोग करते हैं वो कितना है? मात्र 1%। लेकिन टोटल कितना है? 2.7 है। लेकिन वो कहाँ जमा हुआ है? बर्फ के रूप में अभी तक जमा हुआ है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवण जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। यानी जो अलवण जल है वो क्या है? पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। हम एक बार तो भूमि के बिना भी रह सकते हैं, मृदा के भी बिना, लेकिन जो जल है उसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एक बार क्या है? हम भूमि में उबड़ खाबड़ जगह वहां भी अगर बैठा देंगे तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन क्या है? जल के बिना हम नहीं रह सकते। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा क्या है? स्थिर है। और ऐसे ही भूमि की भी मात्रा क्या है? स्थिर है। न तो उसको बढ़ाया जा सकता है, घट भले ही जाओ। जल उपलब्धता की समस्याएं, विश्व के कई देशों में जल की कमी है। जैसे अधिकांश अफ्रीकी देश, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया चारों ओर क्या है? पानी से घिरा हुआ, लेकिन वहां भी क्या है? अलवणीय जल की आपूर्ति नहीं है। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर क्या रहता है? सूखा पड़ता है और उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है।
इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यानी जो मौसमी, कई बार बारिश होती है, जैसे अब राजस्थान का जैसलमेर का इलाका है तो वहां नाम मात्र की बारिश होती है, कई बार तो होती भी नहीं है, तो वो क्या है, वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप होता है। अथवा अति उपयोग, यानी जल का हद से ज्यादा उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब जल जो स्रोत है उनको क्या कर दिया गया है, प्रदूषित कर दिया। अभी यमुना नदी है तो इतनी प्रदूषित हो गई है कि लगता ही नहीं है कि ये नदी है, ऐसे लगता है ये गंदा नाला है। और जो औद्योगिक अपशिष्ट है वो सीधे क्या करते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं। बहुत सी नदियां इतनी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है कि उनका जल पीने के उपयोग में नहीं आ सकता। जल संसाधनों का संरक्षण, आज के विश्व में शुद्ध एवं पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। असंशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख प्रदूषक है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़िकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जो उद्योग धंधे हैं उनसे जो क्या होता है, बहिस्त्रावित जल है उसको क्या करना चाहिए, सीधा नदियों में छोड़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए, ताकि इसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल है वो क्या है, नदियों में न जा सके और जल प्रदूषित न हो। वन्य और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। अब वृक्ष है और वनस्पति है वो भी क्या है, धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। यानी अब जगह जगह पेड़ हो गए तो क्या होगा, भूमि में अंदर जो जल है वो अवशोषित नहीं होगा, तो भूमि को क्या करते हैं, इससे पुनः, अब वृक्ष है, जो पेड़ है वो क्या करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, तो इससे क्या होगा, वर्षा होगी तो जल क्या हो जाएगा, पुनः पूरित हो जाएगा। जल रिसाव, अब जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। अब जो नहरें बनी हुई हैं, कई जगह क्या है, अभी भी कच्ची नहरें हैं, तो उनमें जो इस से कई है तो कई जगह इंटें टूटी पड़ी है, तो उनको क्या है, अच्छे से उनकी मरम्मत की जानी चाहिए, ताकि क्या है, पानी का रिसाव न हो। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की दर अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई, कौन सी सिंचाई प्रणाली अपनानी चाहिए, ड्रिप या टपकन विधि। ड्रिप या टपकन विधि क्या होती है, जैसे एक ये पाइप होता है तो इसमें जगह जगह छेद कर देते हैं, और जहाँ पौधा होता है या पेड़ होता है तो वहां ऐसे इसकी धीरे धीरे पानी की बूंदें गिरती रहती है, तो यहाँ जो उसकी क्या है, पानी की वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि पानी की जो क्या है, यहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। तो वहां ये कौन सी खेती उपयुक्त है, ड्रिप या टपकन विधि। जैसे हमारे राजस्थान में है, मरुस्थल है, तो वहां ये विधि कारगर साबित हो सकती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति होगी, वन्य, ये किस में पाए जाते हैं, एक संकरा रास्ता है उसमें पाए जाते हैं, जहाँ क्या हो, स्थल मंडल भी हो, जल मंडल भी हो, वायुमंडल भी उपस्थित हो, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित अंतर को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। यानी जो जीव जंतु है, ये वनस्पतियां सभी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, तो इसको क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि भूमि पर कितना प्रतिशत अलवणीय जल है, कितना, कि भूमि पर कितना प्रतिशत अलवणीय जल उपस्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैव मंडल में सभी जीवित
जीवित जातियां जीवित रहने के लिए क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, और इसको हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव क्या है, बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें क्या देते हैं, इमारती लकड़ी, प्राणियों को आश्रय देते हैं। जैसे पशु पक्षी है वो कहाँ रहते हैं, जो जंगलों में है वो क्या है, उनको कहाँ आश्रय मिलता है, पेड़ों के जंगलों में आश्रय मिलता है। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मृदा है जो उसकी क्या करते हैं, ये सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला क्या थी, जो हमारे तटीय प्रदेश है वह क्या करते हैं, जो पवन तीव्र मात्रा में चलती है तीव्र गति से, तो उसको क्या करते हैं, वहां पेड़ों की कतार बना देते हैं ताकि जो तटीय भूमि है उसका नाश न हो। उनको क्या कहते हैं, रक्षक मेखला कहते हैं। भूमिगत जल की संग्रह में सहायता करते हैं हमें फल, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज प्रदान करते हैं। कागज क्या करते हैं, कागज किससे बनाए जाते हैं, जो पेड़ों की छाल होती है उससे कागज बनाया जाता है। औषधीय पौधे, गोंद, जो सर्दियों में हम किसके गोंद के लड्डू खाते हैं वो किससे है, हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है, फल होते हैं। और तारपीन का तेल भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। प्राकृत वनस्पति का वितरण, अप्राकृत वनस्पति को वितरण किस आधार पर होता है, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तापमान। जहां अधिक तापमान होगा क्या है, वहां पेड़ पौधे बहुत कम हो गए, जहां नमी होगी और आर्द्रता होगी, तापमान कम होगा, जैसे सामान्य तापमान, तो क्या हो गया, वनस्पति की मात्रा भी अधिक होगी। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में। जैसे वन, घासस्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वन उग सकते हैं। विशाल क्या उग सकते हैं, पेड़ उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम होती जाती है। जैसे मध्य प्रदेश का एरिया है तो वहां क्या है, सामान्य तापमान है, तो सबसे ज्यादा वन भारत में कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब धीरे धीरे हम राजस्थान की तरफ जाएंगे तो मरुस्थल है, जैसे जैसलमेर का है, तो वहां कई किलोमीटर तक जाएंगे तो वहां पेड़ देखने को ही नहीं मिलेंगे। वहां क्या होगी, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, तो वहां पेड़ों के आकार भी छोटे हो जाते हैं और उनकी मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घासस्थलों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी जो सामान्य वर्षा वाले स्थान है वहां क्या करते हैं, छोटे छोटी घास उग जाती है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां और गुल्म होते हैं। जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहां क्या होगी, कंटीली झाड़ियां और गुल्म होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें क्या होती है, गहरी होती है, और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोटी सतह वाली होती है। अब जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, भूमि से जल का ऊपर की ओर जाना। तो क्या है, इन पेड़ों की क्या होती है, पत्तियां कांटेदार और मोटी सतह वाली होती है। अब शीत ध्रुवीय प्रदेशों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति, और इसमें मुख्य रूप से क्या है, मॉस और लाइकेन शामिल है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी वन कितने प्रकार के हैं, 2, यानी एक तो आगे सदाबहार वन, कौन से, सदाबहार वन, और एक आगे पर्णपाती वन। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष में किसी भी ऋतु में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। और जो पर्णपाती वन होते हैं वो एक निश्चित जिनसे वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे अब भारत में है तो बसंत ऋतु आती है, उससे पहले क्या आ जाता है, पतझड़ आता है। तो पतझड़ में क्या होते हैं, पेड़ सभी अपनी एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन जो सदाहरित वन होते हैं वो क्या है, अपनी पत्तियां एक साथ एक ऋतु में नहीं गिराते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में उनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंध में विभाजित किए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है, वन हमारी क्या है, संपदा है। पौधे
जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को सुरक्षित रखते हैं। जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, जंतुओं को आश्रय देते हैं और जो पारितंत्र है उसको क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी क्या है, असंभव हो जाएगा। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हो गए, नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने के कगार पर भी पहुंच चुकी है। यानी अब जो जंगल है उनकी कटाई की जा रही है, तो जो उनका जो पशु जो जंगली जानवर है उनका जो प्राकृतिक आवास है वो क्या है, धीरे धीरे समाप्त या लुप्त होता जा रहा है। तभी तो ये क्या, कई बार क्या होते हैं, देखते हैं हम पश्चिमी बंगाल में क्या कहते हैं कि हाथी इधर जंगलों से बाहर आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि उनके जो प्राकृतिक आवास है वो क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। कुछ लुप्त होने के कगार पर है वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल क्या होती है, जैसे जंगलों में आग लग जाती है। भूस्खलन से भी कुछ मानव और कुछ प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देते हैं। अब ये इनमें कुछ तो मानव के भी सहयोग है और कुछ क्या है, प्राकृतिक संसाधन भी इसमें उपयोगी है। कभी हाँ प्राकृतिक कारक भी है इसमें। अब राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा नेशनल पार्क है, तो वहां क्या मिलता है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो ये लुप्त प्राय मानो तो ये क्या है, वहां सुरक्षित है। तो राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए होते हैं कि जो वन्य जीव उनको क्या करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपनी क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के क्या है, प्राकृतिक आवास में उथल पुथल मचा दी है। यानी उनके क्या है, वो सारे के सारे नष्ट कर दिए। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। कई पक्षी ऐसे हैं जो उनको क्या है, वो विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामूहिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी स्कूलों में भी क्या है, बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हमें क्या है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और वनोत्सव बनाया जाना चाहिए। अब राजस्थान में राजसमंद जिला एक ऐसा है, उसमें एक गांव है, तो उसमें क्या होता है, जब भी जिसका भी जन्म होता है तो वहां 11 पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये 11 नहीं तो कम से कम एक पेड़ ये होना चाहिए कि हम अपना जब भी जन्मदिन मनाए तो हमें क्या करना है कि घर पे लगाओ, चाहे बाहर कहीं सार्वजनिक जगह पे लगाओ, तो एक पौधा लगाना है। ये नहीं कि लगा कर फोटो खिंचा कर फेसबुक पे डाल के छोड़ दिया। हमें उसकी क्या है, देखभाल भी करनी है कि हाँ कभी हाँ हमने ये लगाया और इसकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंप में जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। यानी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी प्राकृतिक कैंप में जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत से देशों में पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चित्तों, भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है, कानूनी रूप से क्या है, अपराध है। यानी आप इनको नहीं मार सकते, अगर इनको मारते हो तो आपको सजा हो सकती है। अब एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसकी स्थापना और उसके बारे में बताया गया। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES क्या है, CITES इसको क्या कहते हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका पूरा नाम क्या है, ये की स्थापना की गई, क्यों की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की इन्होंने क्या किया है, एक सूची तैयार किया है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का क्या है, नैतिक कर्तव्य है। ये जो संस्था है CITES, इसने क्या किया है, ऐसे पक्षियों और प्राणियों की क्या की है, जो जीव जंतु है उनकी एक सूची तैयार की है। अगर इनको आप मारते हो तो इनके क्या है, व्यापार पर और प्रतिबंध लगाया गया। अब ये क्या है, CITES
सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य एक यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। यानी पशुओं की कितनी? 5000 और पौधों की कितनी? 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है इसके। यानी ये CITES क्या? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूने तैयार करना, कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार करते हैं इससे इनको कोई खतरा नहीं है, ये सुनिश्चित करना। अब इसके क्वेश्चन आंसर। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तापमान और वर्षण। यानी मृदा निर्माण के लिए जलवायु कारक कौन कौन से हैं? एक तो तापमान आ गया, एक वर्षण क्या होती है? वर्षा। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण कौन से हैं? वनोन्मूलन और अतिचारण। अब प्रश्न आता है कि भूमि का निम्नीकरण के लिए 2 प्रमुख कारण कौन से हैं? वनोन्मूलन और अतिचारण। ये जो 2nd ग्रेड का पहले पेपर हुआ था तो उसके अंदर ये जीके के पेपर में आया हुआ है। कई बार ऐसे जो चैप्टर होते हैं उनमें ऐसे घुमा के प्रश्न दिए जाते हैं कि जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय है, कौन सा नहीं है। अब भूमि के लिए कौन से उपाय हैं? जल रक्षण के 3 तरीके। अब 3 तरीके कौन से हैं? वृक्षारोपण, रिसाव और वाष्पीकरण रोकना, वर्षा जल संरक्षण। यानी ये क्या है? जल संरक्षण के तरीके हैं। अगर वर्षारोपण करेंगे तो क्या है? वर्षा होगी, और जो रिसाव है तो नदियां हैं तो उनको क्या है? तो जल वहां से रिसाव होता है तो उसको क्या है? पक्का करवा के उसको हमें जल रिसाव को रोकना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय, मृदा का गठन या वेदिका कृषि। तो मृदा निर्माण का कौन सा नहीं है? मृदा का गठन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी है? रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो तीव्र ढालों के लिए क्या बनाई जाती है? रक्षक मेखलाएं क्या कहाँ थी? जो तटीय मैदान थे उनकी वो तीव्र हवा चलती है उसके लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगी? वेदिका कृषि आ जाएगी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो मैंने ये सुमेलित करके ही लिखे हैं। भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस क्या होता है? ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध क्या होती है? मृदा अपरदन को रोकना। चट्टान बांध बनाए जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? मृदा अपरदन को रोका जाता है। अब कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।